सकता हूँ यार। और ज्यादा ही होती है। नहीं पता है कब प्लस है वो हमने 87 है। लड़का के इस पावन भूमि को बुद्धिज्म की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बुद्धिस्टों के 4 ऐसे इम्पोर्टेंट है जो होली पिलग्रिम से जुड़ते हैं। मेड बाय गुप्ता रूलर्स अकॉर्डिंग टू वेन सांग इट वाज अ हाइट 61 मीटर। लोटस का खिलना, एनलाइटमेंट होना, वही लोटस इन्वर्टेड हो जाना, यानी जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग। और ये है मेरा वाराणसी का लास्ट ऑफ द सीरीज़, और हम अभी जा रहे देखने के लिए जहाँ पे बनारसी सिल्क बनाया जाता है, द पार्लूम, द हैंडलूम। और वो देखने के बाद थोड़ा सा उनके लोकल्स के साथ बात करेंगे, ऐसे हमारे जो गाइड है उन्होंने बताया। और उसके बाद हम सीधा चले जाएंगे सारनाथ टू सी द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा ने पहली बार प्रीच किया था। ओके, तो ये हम लोग आए हैं जहाँ पे बनारसी जो इधर का जो मेन है, उनका जो मैन्युफैक्चरर है, जो फैक्ट्री है, वो देखने के लिए हम आए हैं। तो चलिए चलते देखते हाउ दिस बनारसी सिल्क इज टर्न इनटू साड़ी। यानी पुष्कर आपको बहुत सारे शॉप मिलेंगे, बट अभी जो यहाँ पे है यू आर इन सच सिल्क माइन, मतलब यहाँ पे सिल्क बनता है। तो सिल्क जो आता है वो कुकुन, जो एनिमल का कुकुन, इससे वो लोग जो मुस्लिम हुआ है वो थ्रेड को लाते हैं, जो थ्रेड होता है वो लोग यहाँ लाते हैं और यहाँ पे डाई करते हैं, स्पिन करते हैं। उसके बाद इसको धूप के नीचे सुखवाते हैं, धूप के नीचे, फैन के नीचे नहीं, धूप के नीचे उसको सुखवाते हैं। सुखाने के बाद फिर वो लोग एक रोल बनाते हैं, बनाने के बाद फिर लोग यहाँ पे वीविंग करते हैं। तो ये सारा चीज़ यहीं से ही कंप्लीट हो रहा है और यहाँ से पूरा ऑल ओवर इंडिया में the very unique and like Maharani sari. It's called Maharani sari and it's made of not of pure silver but उसका जो silk निकाले दिखाई है। like a hair. तो ये हम लोगों ने देखा द पावरलूम मशीन जिससे सिल्क बन रहा है, और अब हम जा रहे हैं हैंडलूम मशीन देखने के लिए। इधर जो लोकल्स है वो कैसे बनाते हैं, चलिए जाके देखते हैं। हाँ, आपको यही मिलेगा मशीन, मिलेगा हैंड, जो मशीन वाला बड़े में आता है और ये हाथ से बनाते हैं। और वो जो दादाजी हैं, जो दादाजी कहाँ हैं बुला दो, तो अभी आ रहे हैं, वो कुछ खाने गए हैं, तो वो यहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद वो हाथ वाला स्पंज है, हाथ से पैर से स्पंज करेंगे वो, ठीक है, और हाथ से यूजिंग करते हैं पहन। एंड नॉर्मली एक साड़ी बनाने में 2 और भी टाइम लेता है, और भी टाइम लगता है। इसका मशीन छोटा है, ये जो हाथ वाला है, और हाथ से इसको कंटिन्यू करते हैं और ऐसे देखते हैं हाथ को, वो कलाकारी होता है, हाथ से देखते हैं। जो आपको मशीन में दिखा होगा जैसे कि ज़्यादा सिल्क का रंगन, वो यहाँ पे हाथ से देखते हैं। वो एक्सपीरियंस है कि यहाँ से वहाँ फेंकेंगे, वापस घर आएंगे। ये उनके हस्बैंड है जो बनाते हैं साड़ी, वो इनसे भी पुरानी हैं और आज भी वो काम करते हैं। साड़ी कितना उम्र है आपका? और इसी के साथ हमारा बनारस का टूर खत्म होता है, और अभी हम जा रहे हैं सारनाथ, जो कि है सिर्फ
9 किलोमीटर जो मुश्किल से गूगल मैप बता रहे हैं कि हम 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सारनाथ। अगर आप लोग भी वाराणसी आ रहे हो तो सारनाथ ज़रूर आइएगा, क्योंकि सारनाथ वही जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने पहली बार अपनी धम्मा की प्रचारण किया था। तो हमने इधर भी गाइड ले लिया है, तो चलिए चलते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं गौतम बुद्ध की कहानी। वाराणसी और सारनाथ में फ़र्क सिर्फ इतना है, सारनाथ बुद्धिज़्म के लिए इम्पोर्टेंट है और काशी हिंदुज़्म के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने काशी घूमा, काशी बुद्धा पीरियड में यक्षलैंड के नाम से जानी जाती थी और उस समय उस एरिया का नाम था आनंद कानन के जंगल के मध्य बैठकर बुद्ध ने धम्म चक्र पवत, धर्म चक्र प्रवर्तन का पहला जो सूत्र दिया वो पूरी दुनिया में ये सूत्र सारनाथ के नाम से जाना गया। सार मीन्स एसेंस, नाथ मीन्स गॉड, एसेंस ऑफ गॉड। लॉर्ड बुद्धा गिव इन द फर्स्ट सरमन टू 5 days हैपन। बुद्ध के प्रवचन के अनुसार इस जगह का नाम पड़ गया सारनाथ। सारनाथ कोई मंदिर नहीं है, एरिया का नाम है, जगह का नाम है। तो आज मैं आपके संग रहकर हरिश्चंद्र भारद्वाज आपको उस मोनूमेंट को विजिट कराऊंगा जहाँ पे कभी बुद्ध रहते थे। बुद्ध से पहले भी कई बुद्धों ने रहा है यहाँ पे, तो मैं वो आपको आज बताना चाहूँगा। इस पावन भूमि को बुद्धिज़्म की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि बुद्धिस्टों के 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट हैं जो होली पिलग्रिम से जुड़ते हैं और 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं जो बुद्ध के मिरेकल्स के रूप में प्रचलित हैं। मिरेकल्स मतलब कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चमत्कार किए। जैसे पहला मिरेकल्स किया श्रावस्ती में, राजा प्रसेनजीत के दरबार में कुछ नास्तिक बुद्ध का उपहास करते थे। ये तो गलत बोलता है, लोगों को गलत संदेश देता है, अगर ये कोई चमत्कार इसके अंदर है, इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति या ज्ञान एक्स्ट्रा है तो कोई चमत्कार करे। तो उन्होंने प्रसेनजीत के पैलेस में एक पीपल के पेड़ के पत्तों पर सहस्त्र इमेज दिखाए। इसलिए कालांतर में, यानी आपको 4th सेंचुरी BC से लेके 1st सेंचुरी AD तक एंड 1st सेंचुरी AD से लेके 12th सेंचुरी AD तक स्तंभों में, शिलाओं में, स्तूपों में सहस्त्र इमेज बनाने की परंपरा चली। अलग अलग मुद्राओं में सबसे ज्यादा बुद्ध की इमेज बनी लोटस पोस्चर में, यानी पद्मासन मुद्रा में। दूसरा पिक्चर ये वाला बना, दिस इज द वितर्क मुद्रा। बुद्ध ने दूसरा चमत्कार राजगीर में किया। राजा अजातशत्रु के सामने देवदत्त, इन्हीं का चचेरा भाई, काफी ईर्ष्या करता था। उसने एक हाथी जिसका नाम था नीलगिरी, उसको उसने शराब पिलाया और वो पागल हुआ हाथी। वो दौड़ने लगा भीड़ में। उसी भीड़ से सिद्धार्थ बुद्ध आ रहे थे, एक बच्चे को बचाने के लिए वो वहीं खड़े हो गए और वो हाथी नीलगिरी उनके पैरों की धूल को साफ करने लगा। तो ये महान चमत्कार राजगीर में हुआ। फिर वहीं से देवदत्त बुद्ध का प्रिय शिष्य बनता है। तीसरा चमत्कार उन्होंने सनकस्या में किया। सनकस्या एक ऐसी जगह है जो नियरेस्ट फर्रुखाबाद रोड के पास पड़ता है। वहां पे बुद्ध अपनी माता को प्रवचन देने के लिए स्वर्ग गए थे, जब तक कथाओं में है। और जब वापस आने लगे तो उनका हेल्प जो किया वो ब्रह्मा व इंद्र ने किया। राजा अशोक वहां जाते हैं और एक पिलर बनाकर उस पे हाथी बना देते हैं, जो बुद्ध की माता के सपने में दिखा था। चौथा चमत्कार उन्होंने वैशाली में किया। वैशाली की कुलवधु आम्रपाली, वैशाली का राजा लिच्छवी है। तो आम्रपाली को लिच्छवी कहते हैं कि ये युवराज को आप अपने बस में करके किसी तरह से मेरे पास ला दो, मैं कपिलवस्तु को अपने राज्य में मिला लूंगा। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी जो अजातशत्रु की एज ए नगरवधु। तो उस एरिया में राजा लिच्छवी के कहने पर और आम्रपाली यानी नगरवधु उन्हें आकर्षण करना चाहती है, सिद्धार्थ उन्हें इग्नोर करते हैं। ऐसा करते हुए देख करके आम्रपाली अपने खूबसूरती की, बला की खूबसूरती में इतनी क्रोधित होती है कि उन्होंने वन राजा के हाथों हनी दिया और उस हनी में जहर डाल दिया।
जब ये बात हनी ले जाकर वन राजा प्रिंस सिद्धार्थ को दे देती है, बुद्ध को देती है, बुद्ध उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन बुद्ध को पता चल जाता है कि इसमें जहर है। वो यहीं रोक लेते, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठेश अवलोकितेश्वर बोधिसत्व कहलाया। और वन राजा को जब ये पता चला कि इसमें तो जहर है, तो अपने आप को ग्लानि से भर गया और वो वेल में छलांग लगाया, तुरंत देवकिल कीड़े उत्पन्न हुआ। तो वो महान चमत्कार वैशाली में हुआ। और बुद्ध का पहला स्थान, जो हम होली प्लेस के रूप में जानते हैं, उसका पहला स्थान आता है लुम्बिनी, इसको में रूमन देई, फुल मून डे, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रिंस सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और ऐसा कहा जाता है सिद्धार्थ पैदा होते ही 7 स्टेप चले। जब 7 स्टेप चले थे तो अर्थ से 7 कमल के पुष्प निकलते हैं और बेबी सिद्धार्थ के पैर कमल के फूल पे पड़ते हैं। राजा अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष सनकस्या जाते हैं और वहां पे उन्होंने पिलर बनाया और उस पिलर पे उन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखा, हिद बुद्ध जाते शाक्य मुनित भगवा जाते थे। अर्थात इसका मतलब ये होता है यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध ने जन्म लिया था। इनका दूसरा स्थान आता है उर्वेला वन। उर्वेला वन पता है आपको कहाँ है? उर्वेला वन का वर्तमान नाम है बुद्ध गाया। निरंजना नदी के सामने अपने 5 मित्रों के साथ बैठकर 6 साल कठोर तप शुरू करते हैं। इन्हें ज्ञान नहीं मिला। कुछ राजकन्याएं उस रास्ते से जाती हैं। उन्होंने प्रिंस सिद्धार्थ को कराहते हुए सुना तो उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा, बीड़ा की तार को इतनी भी न टाइट करो कि टूट जाए, एंड बीड़ा की तार को इतनी भी न ढीली करो कि उसकी आवाज सुरीली ना हो। सिद्धार्थ उन महिलाओं की बातों को सुनते हैं तो अपने 5 मित्रों को कहते हैं, हे मॉन्क, हम इस तरह से कठोर तप करेंगे तो मर जाएंगे। इस शरीर का क्या लाभ? इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, क्यों न मध्यम यानी मध्यम मार्ग के रास्ते को अपना ले। तो बुद्ध के 5 मित्रों ने कहा, ये लड़का गलत है। हमने 6 साल कठोर तपस्या की, ज्ञान तो मिला नहीं, मध्यम मार्ग से क्या मिल जाएगा। इसलिए उन 5 ने प्रिंस सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। प्रिंस सिद्धार्थ बेनियन ट्री के नीचे बैठे थे, बट वृक्ष, और उस बट वृक्ष की मान्यता ज्यादा थी। वहां की एक राजा की पुत्री थी सुजाता। उस बट वृक्ष से मन्नत करती कि मेरे पेट से पहला पुत्र होगा तो मैं खीर चढ़ाऊंगी। 9 महीने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब वो खीर लेकर के जाती है तो प्रिंस सिद्धार्थ को देखकर वो सोचती है, सुजाता जिस देवता को मैंने मन्नत किया शायद वो देवता प्रकट हुआ। ऐसा सोचकर सुजाता प्रिंस सिद्धार्थ को खीर देती है। उस खीर को जब ग्रहण करते हैं और वहीं से अनादि मध्यम मार्ग को चुनने का रास्ता अपनाते हैं, तो उन 5 ने कहा, देखो इसने अपने बीवी बच्चे को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, यहाँ पे पराई महिला से बात कर रहा है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। 5 शिष्यों ने सिद्धार्थ का साथ छोड़ा। वो ऋषि पतन चले आए। आपने आते हुए रास्ते में एक स्तूप देखा होगा, उसका नाम है चौखंडी स्तूप। बुद्ध के 5 मित्र वहीं रुके हुए थे। जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो वहीं पर वो बैठे थे और 2 बंजारे आते हैं म्यांमार के। म्यांमार का वर्तमान नाम बर्मा है। वो दोनों बंजारे जिनका नाम था तपस्सु एवं छन्ना। तपस्सु और छन्ना को अपना ज्ञान देकर उपासक बना लिया। उपासक और बौद्ध भिक्षु में अंतर है। उपासक एंड उपासिकाएं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए निर्वाण की तरफ जा सकती हैं। बौद्ध भिक्षु ऑरेंज कपड़े पहनकर शेयर नहीं रखता है, वाण आश्रम जाकर वो महापरिनिर्वाण की तरफ जा सकता है। इसमें 2 है शाखाओं में, बौद्ध भिक्षु और उपासक एंड उपासिकाएं। तो प्रिंस सिद्धार्थ को सुजाता के माध्यम से ही पता चला कि इनके 5 शिष्य काशी में हैं, और वहां से पैदल चलकर आए और इस कैंपस के मध्य बैठकर जिस स्थान पर उन्होंने पहला लेक्चर व पहला सरमन दिया, उस स्थान पे सम्राट अशोक ने बुद्ध के कुछ सामानों को रखकर स्तूप बनाया। वो स्तूप सामने जो स्तूप आप जो हाइट में दिख रहा है वर्तमान समय में, इसी के अंदर उन्होंने दूसरा स्तूप सेम हाइट का बनाया। जो आज प्लेटफार्म बड़ा सा जो दिख रहा है, यहां से 20 मीटर की दूरी पे बड़ा सा स्तूप, छोटे छोटे स्तूप के मध्य में वो स्तूप सेम हाइट का था, जिसका नाम है धर्मराज का स्तूप। इज ए कॉल्ड मी धम्म आजी का स्तूप। धर्म एंड धम्म में अंतर है। धम्म
मानो या न मानो, धर्म मानना पड़ेगा। बुद्ध ने धम्म बोला, धर्म नहीं बोला। धर्म प्रेशराइज करता है, धम्म प्रेशराइज नहीं करता है। तो यहां पे बुद्ध ने 60 लोगों को प्रवचन दिया, 60। और चरक भिक्खुएं चारकम, हे मॉन्क, चारों दिशाओं में जाना, बहुजन में जाना, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन अनुकंपाय, लोकमान अनुकंपाय, ये शब्द बुद्ध ने यहां पे बोला। धम्म की स्थापना की, इसलिए इसका नाम पड़ा धम्म। आज का स्तूप कॉल्ड में धर्मराज का स्तूप। और ये सारनाथ एरिया हेरिटेज साइड में आता है, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपको 6th सेंचुरी BC से शुरू होकर के 12th सेंचुरी AD तक बचा हुआ था। 12th सेंचुरी AD के बाद ही ये सारा चीज खत्म हुआ है। अशोका पिलर वॉज मेड बाई 17 प्लेसेस। सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पर्शिया, राजगीर, सांची, वैशाली, श्रावस्ती, कोल्हुआ, शैदपुर भित्री, शनकशा, लुम्बिनी इज नेपाल, तक्षशिला फ्रॉम पाकिस्तान। उस समय तक्षशिला अफगानिस्तान का कैपिटल हुआ करता था। पूरे भारत में उन्होंने 17 पिलर बनाए थे। 17 पिलर वॉज मेड बाई अशोका द ग्रेट। नाउ 4 लायन वॉज मेड बाई 4 प्लेसेस। पर्शिया इन द नेम ऑफ अरान, सांची फ्रॉम मध्य प्रदेश, सारनाथ, एंड 4 लायन वॉज लोकेटेड ऑफ द तक्षशिला। लेकिन भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को एक्सेप्ट किया, पहली बार डाक टिकट में जारी किया 15 अगस्त 1947 को 4 लायन, जो इस समय म्यूजियम के अंदर है। और यहां से म्यूजियम में ले गया ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट वॉज नेम 1945 एम और टूल। यहां से उठाकर वो म्यूजियम में शिफ्ट किया। ये राइटिंग जो दिख रहा है ये ब्राह्मी लिपि है, इस कॉल में बम्मी लिपि, बट भाषा जो है पाली है, इस कॉल में प्राकृत पाली। इस पे राजा अशोक लिखते हैं, यहाँ के रहने वाले जो मॉन्क्स हैं, जियो और जीने दो, किसी की बलि मत दो, बलि प्रथा बंद कर दो। राजाओं की राजाज्ञा है, अशोका, कुशाना एंड गुप्ता। ब्राह्मी लिपि लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, लेकिन आरामाइक एंड खरोष्टी लिपि जो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक लिखी गई, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। आरामाइक, खरोष्टी, ग्रीक लिपि, ग्रीक यानी यूनानी लिपि। तो ये सम्राट अशोक लोगों को जन संदेश देता। मेड बाय गुप्ता रूलर्स अकॉर्डिंग टू वेनसांग, इट वाज अ हाइट 61 मीटर। 625 AD in the Chinese traveler, Chinese student was came here. Now meditate here. Now believe Buddha was after teachings 3-month rainy season meditate here. बुद्ध यहाँ बैठे थे 3 महीना. It was no worship statue. Asoka period only for worship symbols like this wheel worship, lotus worship, stupa worship, Buddha's footprint worship, elephant, horse, lion and ox worship. Buddhism was 2 parts. First part Theravada is called Hinayana. Second part Mahayana. Hinayan वो हमारे जो भारतीय लोग हैं, भारत के लोग थे प्राचीन कालों में। जब सम्राट अशोक के समय में बाहरी लोग आ रहे थे भारत में, जैसे यूनान के लोग आ रहे थे, ईरान के लोग, मिस्र के लोग, अफगानिस्तान के लोग जो भारत के आ रहे थे, शाम का वर्तमान नाम है सीरिया, वहां के लोग आ रहे थे, तो वो लोग अपने देवी देवताओं को लेकर आ गए और यहाँ पर आकर उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। तो यहाँ के जो हीनयानी परंपरा के मानने वाले लोग थे वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें बोला नहीं कि आप मेरे में आ जाओ। तो उन लोगों ने एक अलग ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप का नाम है महायान। बुद्ध ने पहला सरमन जो दिया 528 BC में वो यहीं दिया था। और इस स्तूप के निर्माण में 5 राजाओं का योगदान है। अशोक का स्तूपा इसके अंदर है। आउटी डोर जो दिख रहा है डिजाइन वाला, वो 5वीं शताब्दी की है। इसमें जो आर्च बने हैं, उन आर्चों को बनाने वाले जो थे वो हर्षवर्धन थे, जिसमें 8
मूर्तियां सिंबलाइज की 8 फोल्ड पाथ के रूप में, जैसे राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट लेवल, राइट एक्शन, राइट मेडिटेशन, राइट थॉट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। उसके बाद पाला डायनेस्टीज में ऊपरी वृक्ष को लगाया और बाद में 12वीं शताब्दी में रेनोवेट किया गया, इसलिए ये स्तूप बचा हुआ है। 70 और 80 के दशक में लामा आते थे, वो लोग यहाँ पे मोमबत्ती कैंडल जलाते थे जिससे वो काले हो गए। Have a look at there, that is the deer park, is a called मृगदाव। ब्रह्मदत्त नाम का राजा आता था जो उनको किल करता था, और बुद्धा बोधिसत्व जा रहे थे तो एक हिरनी रोती हुई मिली। बोधिसत्व गोल्डन हिरन उसके पास जाते और बोलते कि आप क्यों रो रही हो? तो वो बोले कि कल मुझे राजा के पास जाना है और राजा मेरा शिकार करेगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या कसूर, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो गोल्डन बोधिसत्व बोलते हैं कि आप रहने दे, कल देखते हैं। कल वहां पर उसकी जगह पे गोल्डन हिरन बोधिसत्व चले जाते हैं। ब्रह्मदत्त देखता है तो बोला आपको आज तो नहीं आना था, आपका नंबरिंग तो आज नहीं है। तो बोधिसत्व गोल्डन हिरन बोले कि जिस हिरनी की बारी थी वो हिरनी पेट से है, उसके पेट में बच्चा है, अगर उसे मारेंगे तो उसका बच्चा भी मर जाएगा, तो दो शिकार हो जाएगा, इसकी वजह से मैं आया हूं। तो वहां पर उसकी चेतना जाग गई ब्रह्मदत्त की। बोला यार इन जानवरों में इतनी बौद्ध है, इतना ज्ञान है, मैं तो इंसान हूं। वहीं से वो डाइवर्ट को बोध हो गया। वो पिक्चर यहाँ किया गया है। और मैंने चौखंडी स्तूप का जिक्र किया था, ये है चौखंडी स्तूप। जो पुरानी पिक्चर ये है, वर्तमान पिक्चर ये है। बुद्ध के 5 मित्र यहीं मिले थे, और बुद्ध के 5 मित्र बुद्ध का जब साथ छोड़े तो यहीं रुके थे। तब ये स्तूप नहीं था, फॉरेस्ट था। और इस स्तूप का निर्माण अशोक और गुप्त राजाओं ने किया। ये ऑक्टोगन जो स्तूपा है, ये ऑक्टोगन, ये अकबर के आदेश पर राजा टोडरमल के पुत्र गोविंद चंद्र ने किया। ऐसा इसलिए क्योंकि शेर शाह सूरी से हुमायूं जब हार गया तो अपने प्राण को बचाने के लिए यहीं एक भिस्ती यानी बुढ़िया रहती थी, वहां अपने आप को बचाया था। तो भिस्ती से वादा कर लिया कि मैं आपके यहाँ पे कुछ बनाऊंगा, लेकिन लाइब्रेरी में गिर के मर गया। जब ये बात अकबर को मालूम चली तो उन्होंने टोडरमल जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको बोला। तो टोडरमल ने अपने गोविंद चंद्र को ठेका दे दिया कि जाओ भाई उसको बनाओ। तो वो कहीं जगह तलाशा मिला नहीं तो उसने स्तूप के ऊपर ही बना दिया। ये चौखंडी स्तूप का ऊपरी हिस्सा है, ड्रोन पिक्चर लिया गया। ये इमेज बोधिसत्व की है। दिस स्टेचू इज मेड बाय 2nd सेंचुरी एडी। अभी इस समय ये म्यूजियम में दिखेगा। हेड तो तोड़ दी गई, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ रहा होगा वही तोड़ा होगा। ये है, यू आर लुकिंग इज ग्रेनाइट बट नॉट ग्रेनाइट, दिस इज द मेड बाय सैंडस्टोन। इज अ इमेज ऑफ 2400 ईयर्स ओल्ड। अभी इस समय हमारे भारत का नेशनल है, सत्यमेव जयते। और दिस स्टेचू इज मेड बाय प्रीचिंग पोस्चर ऑफ बुद्धा। Now this is the preaching posture of Buddha, half an eyes, smiling face, curly hair, big ear, transparency cloth. This is the Sarnath school of art. ये मूर्ति सारनाथ में बनाई गई गुप्त पीरियड में। Now this statue was 1600 years old. बैकग्राउंड में सिंहासन है, लोटस पोस्चर में एंड प्रीचिंग पोस्चर में बुद्ध को दिखा दिया। इसे संघाराम बोला जाता है। संघाराम का मतलब होता है जहां संघ के लोग आराम करते हो उन्हें संघाराम कहा जाता है। सामने 2 वॉचमैन का था। अंदर मोनास्ट्री में जाने से पहले ये दोनों वॉचमैन उन्हें रोक लेते थे और रेकी करते थे कि ये कहीं भाग कर तो नहीं आया, कहीं माँ बाप से लड़के तो नहीं आया, कहीं किसी का मर्डर तो नहीं किया। ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद परीक्षा में सफलता पाने के बाद एंट्री होती थी। मोनास्ट्री अशोक से शुरू होकर के 12वीं शताब्दी तक ये बचा था, बाद में ये खत्म हुआ। बीच में कुआं है, उस कुएं का पानी इस्तेमाल यहाँ के रहने वाले मॉन्क करते थे, लेकिन जब यहाँ से मॉन्क निकलते थे तो इस कुएं का पानी इस्तेमाल वो नहाने के लिए करते थे। इसे स्नानागार कहा जाता है। इसमें ये जो नीचे का जो पार्ट है ना, लोटस का खिलना, जन्म लेना, लोटस का खिलना, एनलाइटमेंट होना, वही लोटस इन्वर्टेड हो जाना, यानी जन्म सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। हेमोंक इस बीच में ऐसे लाइन बची, आप ऐसे कर्म करो कि आप परम धाम को विलीन हो जाओ, यानी जो आत्मा जो शरीर बार बार जन्म ले रही है इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा जाओ। दूसरा कारण, इन्वर्टेड लोटस इज लुक लाइक दिस पैराशूट। एवरी मॉन्क, एवरीबॉडी मस्ट कम टू अम्ब्रेला, दैट इज कॉल्ड मी संघा। संघम शरणं गच्छामि, संघ के लोग एक छतरी के नीचे आ जाओ। फिर इसके ठीक एवेक्स में 4 चक्र हैं और 4 अलग अलग जानवर हैं, जिसमें 24 तीलियों वाला
हिंदू धर्म कहता है ये समय का चक्र है। जैन धर्म कहता है हमारे 24 तीर्थंकर पैदा हुए। इतिहासकार बोलते हैं प्राचीन काल में 16 महाजनपद 8 गण राज्य। और बुद्ध कहते हैं हे मॉन्क ये मेरा 24 नोबल ट्रुथ है। 2 स्टिक्स 2 अति का त्याग करना, 4 स्टिक्स 4 आर्य सत्य, 8 स्टिक 8 अष्टांगिक मार्ग और 10 स्टिक सील है। टोटल मिलकर हो गया 24 कंटिन्यूअस व्हील ऑफ द लाइट ऑफ एशिया। दैट इज द कॉल मी धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का चक्र चलता रहना चाहिए। ऊपर का पार्ट है 4 लॉयन इन ओपन माउथ इन द 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। शाक्य मुनि बुद्ध जब धम्म देशना देते थे तो लोग उनके प्रवचनों को शांत होकर सुनते थे। तो ये शाक्य मुनि बुद्ध के धम्म देशना को दिखाया गया। दूसरा, सम्राट अशोक शेर की तरह ताकतवर और शेर की तरह क्रूर राजा था। वो बताता है कि एक हिंसक से हिंसक जानवर हिंसा छोड़कर अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहता है तो आम पब्लिक इसे देखकर फॉलो करो और एकता में रहते हुए चारों दिशाओं में जाओ, धर्म और शांति का पाठ पढ़ाओ, ज्ञान की बातें बोलो। दैट इज द कॉल्ड मी बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धा धर्म संघा पूर्णतः पूरे स्टेट में इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और पहली बार डाक टिकट में जारी किया गया यहाँ से वहाँ तक 15 अगस्त 1947 को। और इस चरखे को चक्र को रूप में लिया गया गांधी जी के तिरंगे में से हटाकर गांधी जी के चरखे को 22 जुलाई 1947 को ये चक्र आ गया नेशनल फ्लैग में। तो ये रेप्लिका है, रियल म्यूजियम में है। और एएसआई ने विरोध किया तो इस मूर्ति को पुनः तोड़ करके वहां असेंबल किया गया। 80 फीट 9 इंच इसकी हाइट है। ऐसा कहा जाता है 9 महीना बुद्ध के माँ के गर्भ में सिंबलाइज करता है, लेकिन बुद्ध 9 महीना में पैदा नहीं हुए हैं। बुद्ध 7वें या 8वें महीने में ही पैदा हो गए थे। ये नहीं, हाँ 9 मिनट के लिए बुद्ध ने अपनी सांस को रोक रखी थी आखिरी प्रवचन देने के लिए। 80 फीट आपको करीब 4 से 450 ब्लॉक्स बड़े बड़े ज्वाइंट किए गए हैं एंड मेड बाय लोकल आर्टिस्ट। फंडिंग ऑफ थाईलैंड के लोगों ने फंड किया है। और इसी के साथ हमारा सफ़र ख़त्म होता है बनारस और सारनाथ की। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली बताइएगा एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी टू मेक बेटर व्लॉग्स। और on that note I will say bye, see you until my next vlog which will be there on Thursday। और हाँ, जब मैं आपको वापस से मिलूंगी तब तक तो दिवाली आ जाएगी। सो ऑन दैट नोट आप सबको बहुत 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 दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत मज़ा कीजिएगा, बहुत एंजॉय कीजिएगा, पटाखा थोड़ा कम चलाइएगा। फर्स्ट खुद का सेफ्टी, सेकंड please remember it is very difficult for those animals out there. So on that note, once again bye bye, take care and a very happy Diwali to all of you। हो गया हमारा सफ़र काशी का and we are back to the airport and now take a flight and back to Mumbai।